दीदी, ये मेरा घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ मैं एक ऑर्डर पर ही आपके सामने हाजिर हो जाऊँ। आपके घर में नौकर चाकर काम करते होंगे, पर मेरे घर में तो मैं खुद संभालती हूँ। मुझे मेरे बजट के अनुसार काम करना होता है। पिछले 4 दिनों से झेल रही वेदेही आज तो बोल ही दी। उसके इस जवाब से रचिता हैरान रह गई। उसने अपने भाई जयेश और मम्मी की तरफ देखा, लेकिन दोनों ही चुप थे। उनकी चुप्पी उसे बर्दाश्त नहीं हुई तो आखिर वो भी बोली, भाभी भूलो मत, ये मेरा भी मायका है। आपका अकेले का घर नहीं है। इसी घर में मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है। यहीं से शादी होकर मैं अपने ससुराल गई हूँ। ऐसे कैसे आप मुझे सुना सकती हो? आखिर सुनाओ नहीं तो क्या करूँ? मुझे ये सब सुनाने के लिए तो आपने ही मजबूर किया है। घर है, ये कोई होटल नहीं है जो एक एक चीज पर आप हाथ लगा लगा कर चेक कर रही हो कि यहाँ धूल जमी तो नहीं है। मैं सफाई कैसे कर रही हूँ और हर बात के लिए मुझे सामने खड़ा कर देती हो, फिर 10 सवाल करती हो। ये सुनकर रचिता और तिलमिला गई। इससे पहले वो कुछ कहती, वैदेही ने अपना बोलना जारी रखा। ऊपर से आपको मेरा बनाया हुआ खाना भी पसंद नहीं आ रहा। सब कुछ बन जाने के बावजूद आप कमियां निकाल रही है। किसी में आपको तेल ज़्यादा लग रहा है तो किसी में मसाले। कोई आपको लो क्वालिटी का लग रहा है तो कुछ और। अरे, इसी घर में खा पीकर बड़ी हुई है आप, तब तो आपको ऐसा नहीं लगता था। भाभी, एक तो आप बस इतनी गलतियां कर रही हो और अपनी गलती भी नहीं मान रही हो। एक काम तो आपको ढंग से आता नहीं है। ना आपसे साफ सफाई होती है, ना ही आप ढंग का खाना बनता है। और अब आप मुझसे जबान भी लड़ा रही हो। मतलब मेहमान नवाजी के नाम पर आपको कुछ भी नहीं आता। जब कुछ नहीं आता आपको तो आप यहाँ पर हो ही क्यों? चली जाओ ना, रचिता ने कहा। रचिता, तमीज से बात कर। भाभी है ये तेरी, नौकरानी नहीं है जो उसे सुनाई जा रही है। और क्या गलत कह रही है ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं है जो तू उसे बार बार सामने खड़ा करके इससे 10 सवाल करेगी और ये तुझे जवाब देती रहेगी। अब की बार रचिता की मम्मी चंचल जी ने कहा। ये सुनकर रचिता और ज़्यादा गुस्सा हो गई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, आप अपनी बहू के लिए मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आज आपकी बहू इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई आपके लिए कि बेटी की कोई इज्जत ही नहीं रही। आपकी ही शय में है जो आज भाभी इतना कुछ बोल गई। क्यों नहीं बोलेगी? एक बार नहीं, 10 बार बोलेगी। और इस मामले में तो मैं उसे पूरी शह दूंगी। जिस घर में तू पैदा हुई पली बड़ी, उसमें आज तुझे 10 कमियां लग रही है। जितनी बार तू यहाँ की कमियां गिना रही है ना, उतनी ही बार तू अपने मायके की बेइज्जती कर रही है, चंचल जी ने कहा। ये सुनकर रचिता ने अपने भाई जयेश की तरफ देखकर कहा, भैया, इसलिए मुझे मायके बुलाया था आपने कि मेरी अच्छे से बेइज्जती कर सको? अरे, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, वो तो आप खुद ही लेने आ गए। पर अब आप ही कुछ नहीं बोल रहे हो। मैं क्या बोलूँ रचिता? मैं तो अपनी जिस बहन को लेने गया था वो तो मुझे पिछले 4 दिन से कहीं नज़र ही नहीं आई। वो तो पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे अपने अमीर ससुराल का इतना घमंड हो चुका है कि अब वो उसके सिर चढ़कर बोल रहा है। उसे तो अब ये भी याद नहीं है कि वो इसी परिवार का हिस्सा थी कभी। जयेश ने कहा और कमरे में चला गया। ये देखकर रचिता चिल्लाते हुए बोली, ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके यहाँ रहने का। चली जाऊंगी मैं भी अपने ससुराल। वैसे भी क्या पड़ा है आपके इस छोटे से टीन शेड के मकान में, जहाँ ना कोई सुविधा है और ना ही कुछ और। पर घमंड तो ऐसा भरा पड़ा है जैसे कहीं के राजा महाराजा हो। रचिता ने कहा और तुनक कर अपनी मम्मी के कमरे में चली गई। ये देखकर वैदेही ने अपनी सास चंचल जी की तरफ देखा। तब चंचल जी बोली, बहू, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दे। वैसे भी अब वो मेरी बेटी नहीं, अमीर घराने की बहू बन चुकी है। उसे अब हम कहीं नज़र नहीं आते। चंचल जी के 2 बच्चे थे, जयश और रचिता। जयश बड़ा था, वही रचिता छोटी। चंचल जी के पति का काफ़ी समय पहले देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से 50 गज का प्लॉट खरीदा था और उसी में 2 कमरे बनवाए थे। लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे कि वो उसमें आरसीसी की छत डलवा पाते। तो टीन शेड का मकान था, लेकिन था तो अपना ही। अब जयश कॉलेज में था तभी उनका देहांत हो गया, इसलिए जयश को काम करने के लिए निकलना ही पड़ा। वो साड़ी के शोरूम में सेल्समैन का काम करने लगा और अपने परिवार को पालने लगा। उसकी कमाई कम थी, लेकिन चंचल जी ने काफ़ी अच्छे से घर को संभाला। जयेश ने पत्राचार से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसके बाद चंचल जी ने वैदेही से उसकी शादी करवा दी, जो खुद भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पर काफ़ी समझदार थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था, इसलिए वो घर पर ट्यूशन ले लेती थी
ताकि घर के खर्चों में थोड़ा बहुत सहयोग कर सके। लेकिन उन लोगों ने रचिता को पूरी शिक्षा दिलवाई। रचिता भी अपने भाई भाभी का पूरा सम्मान करती थी और कम में भी बहुत खुश रहती थी। रचिता के ही कॉलेज में रमन नाम का एक लड़का पढ़ता था जो रचिता को पसंद करता था। उसने अपने माता पिता के जरिए रचिता के लिए रिश्ता भिजवाया। हालांकि पहले तो चंचल जी ने मना ही कर दिया, क्योंकि ये रिश्ता उनकी हैसियत से बहुत बाहर था। आखिर वो एक कैसे इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कर पाती। रमन के माता पिता काफ़ी अमीर थे, लेकिन जब उन लोगों ने आश्वासन दिया कि उन्हें सिर्फ रचिता चाहिए और कुछ नहीं, शादी भी वो सामूहिक सम्मेलन में करने को तैयार है, तब जाकर चंचल जी मानी। आखिर रचिता की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने सामूहिक सम्मेलन में करवा दी। रचिता जब ससुराल पहुंची तो वहाँ के ठाट बाट देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने ऐशो आराम उसने कभी नहीं देखे थे। यहाँ इतना पैसा और ऐसी लाइफ स्टाइल देखकर उसका दिमाग घूम गया। अब उसे अपने मायके में कमी ही कमी नजर आती थी। पिछली बार वो पग फेरे के लिए आई थी, पर जब रमन पग फेरे के बाद उसे लेने आया तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहा उनका महलों सा मकान और कहा ये टीन शेड का मकान। मकान भी क्या, सिर्फ 2 कमरे। पर रमन तो बहुत नॉर्मल तरीके से सबसे बात कर रहा था। इसलिए पिछले 7 महीने से जब भी जयेश या चंचल जी उसे बुलाते वो आती ही नहीं, कुछ ना कुछ बहाना लगा देती। इस बार जयेश उसे उसके ससुराल लेने ही पहुंच गया तो उसके ससुराल वालों ने तो उसका दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन रचिता उसे देखते ही सकपका गई। लेकिन अब भाई लेने ही आ गया, वो भी उसके ससुराल वालों के सामने, तो क्या बहाना बनाती। इसलिए चुपचाप उसके साथ आ गई। लेकिन जब जयेश को पता चला कि उसने ससुराल में मायके ना आने के लिए 10 बहाने बना रखे हैं, पर जयेश ने कुछ कहा नहीं। ये सोचकर चुप रह गया कि बहन तो कम से कम ससुराल में खुश है। लेकिन घर आने के बाद रचिता ने वेदेही के नाक में दम करके रख दिया। हर चीज़ में उसे अब कमी ही कमी नज़र आ रही थी। जो पकवान वो पहले शौक से खाती थी, अब वो उसे ऑयली, स्पाइसी, लो क्वालिटी फूड नज़र आने लगा था। रात को जब मम्मी के कमरे में सोने गई तो फट से मुंह पर ही कह दिया, अब तो मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आती। आपके घर में तो मम्मी कूलर है जो घड़-घड़ की आवाज़ करता है, कैसे सोऊंगी मैं। चंचल जी खुद अपनी बेटी की बातों को सुनकर हैरान थी। सुबह जब बाथरूम में नहाने गई तो उसमें भी हंगामा कर दिया। कैसे साबुन से नहाते हो आप, स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं ये। मैं तो ऐसे साबुन से नहीं नहाती, और कपड़े धोने के लिए भी कोई ढंग का साबुन या सर्फ नहीं है। मेरे महंगे मोल की साड़ियाँ खराब हो जाएगी, कम से कम अब तो वॉशिंग मशीन खरीद लो। घर की साफ सफाई को लेकर भी 10 बातें सुना देती। ये क्या सिंपल पानी का पोछा लगा दिया, अरे एक क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल कर लो, उसमें घर चमक जाता है। पर आपको तो घर चमकाना ही नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहना है। वैदेही काफ़ी दिन से सुन रही थी, बोलना चाह रही थी लेकिन चुप थी। लेकिन आज तो उसका गुस्सा फट ही पड़ा और उसने इतनी बातें रचिता को सुना दी। खैर थोड़ी देर बाद रचिता अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उसे सामान के साथ देखकर चंचल जी ने कहा, कहाँ जा रही है। अपने ससुराल। मैं यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आई हूँ। ठीक है जा, कम से कम तू तो तेरे ससुराल में खुश रहे। लेकिन बेटा ये मत भूलना, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, इंसान को इतना गुरूर नहीं करना चाहिए। ये तेरा मायका है, आना चाहे तब आ जाना, लेकिन हमारी हैसियत का सम्मान कर सके तभी आना। लेकिन उनकी बात सुनकर रचिता अपने पैर पटकती हुई निकल गई। आखिर कैब तो उसने पहले ही बुक कर ली थी। अब रचिता आती भी थी तो सुबह आती और 2 घंटे रुककर निकल जाती, वो भी इसलिए कि रमन साथ होता था। आखिर रमन और अपने ससुराल वालों को ये थोड़ी ना कह सकती थी कि उसे अपने ही मायके में जाने में शर्म लगती है।